नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। 2024 में बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए विपक्ष ने पूरा खाका खींच लिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष के सभी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। पीएम मोदी के नाम को टक्कर देने के लिए नीतीश विपक्ष के हर चेहरे को साथ लाकर अपनी एक अलग टीम बनाने में जुटे हैं। लेकिन नीतीश की कोशिशों की काट बीजेपी ने ढूंढनी शुरू कर दी है। बीजेपी को पता है कि देश के किस मैदान पर कौन से विपक्षी टीम को कैसे चित किया जा सकता है, और अब बीजेपी की स्ट्रेटेजी ने 2024 के इंडियन पॉलिटिकल लीग को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। आम चुनावों की खास चुनौती, विपक्ष से मोदी से टकराने जुट रहा विपक्ष। जनता की राय जाएगी किसके पक्ष, ठग की कोशिश भी जारी है। विपक्ष की इस जुगतबाजी ने बीजेपी को भी टेंशन में ला दिया और बीजेपी राज्य दर राज्य अपनी रणनीति बनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी राज्यवार विपक्षी एकता से मिलने वाली चुनौती और फायदे दोनों पर मंथन कर रही है। सीटों के हिसाब से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अभी तक बीजेपी की झोली खाली है। इन दोनों राज्यों में अगर विपक्षी एकता बन जाए तो बीजेपी को स्पेस मिल सकता है। यहां बीजेपी आपदा में भी अवसर तलाश रही और संगठन स्तर पर नेताओं की टीम उतर चुकी है। राजनीतिक रूप से कमजोर राज्यों में भी बीजेपी खुद को मजबूत करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। केरल, तेलंगाना, पंजाब जैसे राज्यों में विपक्षी एकता से भले ही बीजेपी को खास परेशानी ना हो, लेकिन ऐसे राज्यों में अगर विपक्ष जीतता भी है तो बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभर सकती है और बीजेपी के ऊपर चढ़ने का सीधा सीधा और बड़ा नुकसान कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को ही होगा। ये अपनी अलग तासीर होती है, अपना एक अलग माहौल होता है, अपने अलग मुद्दे होते हैं। तो विपक्ष की एकता होना और न होना दोनों का प्रभाव तब पड़ेगा कि उस समय का मुद्दा और माहौल कैसा होता है। अगर देश की जनता में कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो उसका असर दिखता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के प्रति समर्थन है, तो इस तरह की एकता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये तो कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद हिंदी भाषी बेल्ट में जीत बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। लिहाजा यहां भी गठबंधन के सफल होने की संभावना लोकसभा में कम है और इन राज्यों में बीजेपी या कांग्रेस ही एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी होंगे। हिंदुत्व की प्रयोगशाला वाली श्रेणी में उत्तर प्रदेश और गुजरात का नाम लिया जा सकता है। इन दोनों राज्यों में विपक्षी एकता की जो अब तक की मिसाल रही है वो चुनावी आंकड़ों के लिहाज से बेहतर नहीं रहा है। वहीं पांचवी स्थिति में वैसे राज्यों की बात कर सकते हैं जिनका संबंध केंद्र सरकार या यूं कहें बीजेपी के साथ बेहतर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेहतर है। उसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का नाम आता है। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, वहीं वाईएसआरसीपी की सरकार यानी जगन मोहन रेड्डी की सरकार आंध्र प्रदेश में है। लिहाजा इन दोनों राज्यों में जो सद्भाव है केंद्र के साथ और बीजेपी के साथ, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यहाँ विपक्षी एकता की स्थिति नहीं बनेगी। यहाँ विपक्षी एकता होना असंभव दिख रहा है, क्योंकि जो विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो उड़ीसा का दौरा कर चुके हैं, लेकिन विपक्षी एकता के मुद्दे पर नवीन पटनायक को ऑन बोर्ड लाने में असफल रहे हैं। एक नजर में बीजेपी के लिए विपक्षी दलों की लामबंदी भले ही घाटे की वजह नजर आए, लेकिन बीजेपी ने भी अपना आकलन किया है। विपक्षी एकता की स्थिति में उसको क्या और कहां फायदा हो सकता है। बीजेपी का अपना आकलन है कि विपक्ष के गठबंधन से बीजेपी को केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड में फायदा मिलेगा। केरल में सभी 20 सीटें विरोधी पार्टियों के पास हैं। 19 सीट कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ के पास और 1 सीट सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ के पास है। ऐसे में अगर केरल में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो हो सकता है विपक्ष सभी सीटें मिल जाएं जो पहले से उसके पास हैं। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी को केरल